अब तो गवर्नमेंट है ना, एक क्लिक पे डाटा निकाल लेती है। तो मैक्सिमम कैश डिपॉजिट को इस बार भेजा हुआ है, जिनका जी हायर जी जी वॉल्यूम ऑफ कैश डिपॉजिट था, तो वो कैश डिपॉजिट था, उससे गवर्नमेंट को हाई वॉल्यूम ऑफ टैक्स आएगा। जी। ठेले वाले की भी ट्रांजैक्शन, मेरे पास कुछ क्लाइंट है, 1-1 करोड़ रुपए जाती है उनकी, उनके पास जीएसटी रजिस्ट्रेशन नहीं है। अगर उनकी रिटर्न उनको डलवानी है जी जी। तो वो अच्छे से संभाल के डलवाएं। आपको इनकम टैक्स वाले तो चलो ठीक है, 30% टैक्स लेके, इंटरेस्ट बिल्कुल पेनल्टी बिल्कुल लेके छोड़ देंगे, बिल्कुल। पर जीएसटी में बहुत हाई पेनल्टी है। अगर राइट आपकी डिडक्शन राइट। एक्चुअल है बिल्कुल। तो ही ले, अगर फेक लें तो डिपार्टमेंट को सब पता है। नमस्कार, आपका स्वागत है अमर उजाला द बोनस के पॉडकास्ट में और मैं हूं आपके साथ अभिषेक गुप्ता। अगर आपको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने में परेशानी होती है या कभी इनकम टैक्स का नोटिस आ जाए तो क्या करें, आज हम इसी से जुड़े कुछ अहम मुद्दे पर बारीकी से चर्चा करेंगे। आज हमारे साथ हैं सीए प्रदीप कुमार ठाकुर, जिनके पास टैक्स, जीएसटी और ऑडिट का 17 साल से ज़्यादा का एक्सपीरियंस है। ये कई कंपनियां, एनजीओज और इंडिविजुअल क्लाइंट्स को सेवाएं दे रहे हैं। प्रदीप जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद अभिषेक जी। तो चलिए शुरू करते हैं ये रोचक बातचीत। तो प्रदीप जी, पहला सवाल यह है कि जैसे कि 15 सितंबर इसकी डेडलाइन है आपकी आईटीआर की। पहली बार जो आपका इनकम टैक्स फाइल करने की कोशिश कर रहा है, उसको सबसे पहले आईटीआर फॉर्म जो है वो कौन सा चुनना चाहिए? कौन कौन से आईटीआर फॉर्म्स होते हैं और कौन सी रिक्वायरमेंट्स के लिहाज से उनको चुनना चाहिए? देखो, इंडिविजुअल के तो ITR 1, 2, 3, 4 होते हैं फॉर्म। तो अगर सैलरी के लिए 1 है, और सैलरी प्लस अगर कुछ अदर इनकम है, अदर सोर्स इनकम है, जिसकी 2 हाउस प्रॉपर्टी है, उसके लिए 2 है। और बिजनेस के लिए 3 और 4 है। 4 ITR सरल ITR, सुगम ITR जो बोलते हैं, तो उसमें कंपोजिशन स्कीम वाला है। और थर्ड ITR है ना, ऑडिट के लिए, जिसकी कंप्लीट बैलेंस शीट होती है, वो होता है। तो ITR फॉर्म आप सेलेक्ट करने में गलती ना करें। अगर आप रिटर्न फाइल कर रहे हैं तो ITR करेक्ट सेलेक्ट करें। बिल्कुल, आईटीआर करेक्ट सेलेक्ट करना चाहिए आपको। और इसके अलावा अगर हम सर बात करें कि अगर कौन से डॉक्यूमेंट्स जो बेसिक होते हैं, वो कौन से डॉक्यूमेंट्स उनको ज़रूरत पड़ेगी आईटीआर फाइल हम तो करने के क्या है, लिए? जब क्लाइंट से ITR फाइल के लिए डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट करते हैं, अगर सैलरी पर्सन है तो फॉर्म 16, बाकी उसका ASTS चेक करते हैं। ASTS में जो भी उसकी डिटेल आ रही है, उन सब का फॉर्म हम लेते हैं। ठीक है, जैसे इंटरेस्ट सर्टिफिकेट हो गया, आपका FD हो गया, अगर उसके म्यूचुअल फंड म्यूचुअल फंड निवेश सेल किया किए हुआ है हैं, अगर जी। या कोई डिडक्शन है उसकी, या शेयर मार्केट में कोई ट्रांजैक्शन है, वो सब डिटेल लेते हैं। और बिजनेसमैन के लिए, अगर कोई स्मॉल बिजनेसमैन है, उसने GST रजिस्ट्रेशन नहीं ले रखा है, तो हम उससे लेते हैं। बैंक स्टेटमेंट होगी उसकी सारी ट्रांजैक्शन की डिटेल, उसकी इन्वेस्टमेंट की डिटेल, ये सब आपको रेडी रखना चाहिए ITR से पहले, जिससे आप है ना, जिस भी CA से ITR डलवाते हैं उसको ये प्रोवाइड करना चाहिए। बिल्कुल सही बात है। और जो आप डॉक्यूमेंट जो आप सेलेक्ट कर रहे हैं उसको बिल्कुल बारीकी से देखें, उसके बाद ही आप उसको उसमें अटैच करें, ताकि आगे चल के आपको कोई दिक्कत ना हो। तो जी, ऐसे बीच में ये भी सवाल आता है, ऐसी कौन सी बातें हैं जिनको उनको ध्यान में रखने की बिल्कुल ज़रूरत होती है, जैसे कि वो केयरफुल रहें और आगे चल के कोई दिक्कत उनको ना आए? देखिए सर, ITR डालते हैं तो आजकल गवर्नमेंट के पास ASTS का है जी जी इंफॉर्मेशन। ठीक है, वो आपकी मैच होनी चाहिए। अगर जी। उसमें आपका FD से ब्याज आ रहा है, सेविंग बैंक अकाउंट का इंटरेस्ट आ रहा है, तो वो सब आपकी मैच होगी। अगर मैच नहीं होगी तो 139(9) का आपका डिफेक्टिव का नोटिस आ जाएगा। ठीक है, और आपको क्या करना है सर, इसमें जितनी भी आपकी इनकम है तो वो सारी शो करे। कुछ ऐसा नहीं कि आपने कोई प्रॉपर्टी सेल परचेज किया, वो आपने छोड़ दिया, कोई शेयर जी जी। मार्केट की ट्रांजैक्शन थी, वो आपने छोड़ दी। गवर्नमेंट को सारी इन्फॉर्मेशन है, आपको नोटिस उसमें कंफर्म आएगा फिर, तो वो सब बिल्कुल। चीज़ें हमें केयरफुली अपने ITR में डालनी चाहिए। खास तौर पर जब एआई का ज़माना आ गया और कई सारे ऐसे अब खबरें भी आई हैं कि उन्होंने एआई का इस्तेमाल करते हुए एक तरह से कई सारे लोगों को नोटिस भेजा है, जो अब कि अभी उनको भी एक्सपेक्टेड नहीं हाँ, था। अभी जी 30 जून को जो नोटिस निकले हैं, जी जो जी लास्ट जी। डेट थी 148 के निकालने की, उसमें कैश डिपॉजिट का जो नोटिस निकले में जी जी। मेनली 5 लाख, 5.5 लाख के आसपास नोटिस पूरे इंडिया में गए हैं। तो वो AI से ही उन्होंने डाटा फीज किया है। जी जी अब जी। ये पहले तो मैनुअल होता था, तो डाटा इतना फेच फीज नहीं करना कर आसान नहीं सकते, होता था, हाँ, बिल्कुल आसान सही नहीं बात होता है। था। अब तो गवर्नमेंट है ना, एक क्लिक पे डाटा निकाल लेती है। तो मैक्सिमम कैश डिपॉजिट को इस बार भेजा हुआ है, जिनका जी हायर जी जी वॉल्यूम ऑफ कैश डिपॉजिट था, तो वो कैश डिपॉजिट था, उससे गवर्नमेंट को हाई वॉल्यूम ऑफ टैक्स आएगा, जी जी जी। क्योंकि वो ITR मैच नहीं कर रही होगी उनकी। तो कैश डिपॉजिट का भी ध्यान रखना जरूरी है। एक आउट ऑफ द बॉक्स मुझे भी याद आया कि एक खबर मैंने पढ़ी थी अभी, उसमें हम्म, था क्या कि जो आपके स्ट्रीट वेंडर्स हैं, जो आपके सब्जी वाले होते हैं, उनको हम्म। पास नोटिस गया कि उन्होंने 40 लाख रुपए का ट्रांजैक्शन किया हुआ है। 40 लाख रुपए के ये ट्रांजैक्शन आपने थे, अच्छा, वो भी मेरे ख्याल से कुछ महीनों की बात होगी उसमें। ये आप इसमें ना जी ऐसे इसको देख सकते हैं। आजकल UPI का पेमेंट का ज़माना आ गया। जी जी। आप बिल्कुल। फ़ोन से स्कैन करो, आप पेमेंट कर दो। ठेले वाले की भी ट्रांजैक्शन, मेरे पास कुछ क्लाइंट है, 1-1 करोड़ रुपए जाती है उनके पास GST रजिस्ट्रेशन नहीं है। अगर उनकी रिटर्न उनको डलवानी है जी जी। तो वो अच्छे से संभाल के डलवाएं। आपको इनकम टैक्स वाले तो चलो ठीक है, 30% टैक्स लेके, इंटरेस्ट बिल्कुल पेनल्टी बिल्कुल लेके छोड़ देंगे, बिल्कुल। पर GST में बहुत हाई पेनल्टी है। जीएसटी में ठीक काफ़ी है, ज़्यादा आपको हाई पेनल्टी 40 है, लाख से राइट। अगर ऊपर आपका ट्रांजैक्शन है, तो GST वाले तो
आपको क्या है, एआई का पीछे जमाना है, वो पड़ेंगे। सारा डिटेल मिल जाता है एक क्लिक पे। आपके सारे बैंक की यूपीआई की आपके उनके पास ट्रांजैक्शन आ जाएगी। डिटेल्स पूरी हो अगर वो जाएगी। 40 लाख से ऊपर है तो वो जीएसटी वालों को मैंडेटरी है जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेना, फिर वो आपको नोटिस भेजेंगे, बिल्कुल, फिर आपसे बिल्कुल। 18% टैक्स लेंगे विद इंटरेस्ट पेनल्टी, और रजिस्ट्रेशन की पेनल्टी अलग से लगेगी। तो वो यूपीआई का ये इशू आएगा। जो ऐसे रहेगा तो फिर एआई का इस्तेमाल, एआई तो पीछे पड़ा हुआ है, तो फिर यहाँ पर आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है। जो भी ट्रांसलेशन करें उसको इस्तेमाल करें तो फिर कायदे से करें, मतलब ऐसी कोई दिक्कत आगे चल के आपको ना हो जाए, जैसे कि अभी कुछ वेंडर्स को ऐसी हुई है। सर, दूसरा सवाल ये होगा कि ऐसी कौन सी बारीकियां हैं जिसको इनकम टैक्स विभाग जो है वो रडार पे ले सकता है? ऐसी कुछ यूपीआई ट्रांजैक्शन कोई हैं, या फिर ऐसे कुछ ट्रांजैक्शंस यूपीआई के इतर कोई हैं जिनको एक तरह से जो आयकर विभाग है वो उनको एक तरह नोटिस के से रिगार्डिंग नोटिस कर सकता है, या फिर उनके नोटिस रडार कर पे आ सकता सकता है? जी तो एक तो सर हम आईटीआर फाइल करते टाइम ध्यान रखिए कि हमें एआई स्टेटस हमारा मैच होना चाहिए। जी जी। कोई भी हमारी इनकम है जो हाई वैल्यूम ट्रांजैक्शन है वो हमें ध्यान रखनी है। कोई भी इनकम हमारी है जैसे रेंटल इनकम है, हाउस प्रॉपर्टी है, कुछ नहीं छोड़ना। अगर हमारे बैंक से आती है तो गवर्नमेंट के वो रडार पे है, ठीक है। उसके बाद क्या है, आपका कैश डिपॉजिट है, जी कैश विड्रॉल है, आपको वो मिनिमाइज रखना है। जी। कैश डिपॉजिट पे अगर 10 लाख से ऊपर की कैश डिपॉजिट सेविंग जी, में, जी। और करंट में अगर 50 लाख से, तो एआईएसटीएस बैंक उसको ना एनुअल इंफॉर्मेशन सिस्टम के हिसाब से इनकम टैक्स को देता है, तो बिल्कुल उस पर बिल्कुल नोटिस बिल्कुल। आएगा, ठीक है। जी बिल्कुल। ये सब चीज़ें हमें ध्यान रखना है। क्रेडिट कार्ड खर्च और इनकम टैक्स रिटर्न में भी कोई संबंध है, अगर एक तरह से वो उसमें है। देखा जाए? जी अब क्या है ना, जो स्क्रूटनी होती है, जी गवर्नमेंट क्या है, इनकम मैक्सिमम इनकम नहीं देखती, छोटी जी स्क्रूटनी वो जी। देखती है खर्चे। अच्छा, तो ओके। आपके खर्चे कितने हैं, आपके मान लो कि फैमिली में बच्चे हैं आपके, उनकी स्कूल की फीस, ट्यूशन की फीस कितनी जाती है, आपके हाउस होल्ड खर्चे कितने हैं, जी आपके क्रेडिट कार्ड का एक्सपेंस कितना है। आप बिल्कुल बिल्कुल। क्रेडिट कार्ड का एक्सपेंस है आपका 20 लाख रुपए, हम्म। तो वो तो दिख जाता है। और उसके बाद आपके ना जो आईटीआर डाल रहे हो वो आप डाल रहे हो 7 लाख की, बिल्कुल। तो वो कैसे मैच करोगे? तो इनकम हाँ। टैक्स पूछेगा नहीं 13 लाख कहाँ से आए। तो अगर वो आप एक्सप्लेन नहीं कर पाओगे तो वो आपकी इनकम में ऐड हो जाएगा, और उस पर टैक्स और हैवी पेनल्टी आपको देनी पड़ेगी। क्रेडिट कार्ड भी एक तरह से आप ऐसे ऑब्वियस सी बात है, कई सारे इस्तेमाल अभी क्रेडिट हुए कार्ड में हैं। बता जी देता जी हूँ सर, इसमें क्या होता है, जी। क्रेडिट कार्ड में अगर कैश आप डिपॉजिट कर रहे हो क्रेडिट कार्ड के, कोई भी पेमेंट कर रहे हो 1 लाख से ऊपर, तो एनुअल इन्फॉर्मेशन जो इंफॉर्मेशन, सिस्टम है हाँ उसके हिसाब हाँ। से कि बैंक को आपको इनकम टैक्स को डिटेल देनी होती है। और जी एनी मोड से 10 लाख की लिमिट है। जी 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 अगर 10 लाख की लिमिट से आपके क्रॉस हो गया जी। तो इनकम टैक्स के पास उनकी डिटेल है पूरी, और डिटेल्स के बाद आपको फिर नोटिस भेजा जाएगा। वो पहले क्रॉस चेक करते हैं कि आपकी 10 लाख की लिमिट है, आपकी आईटीआर कितनी डाली। लेट सपोज आपने आईटीआर डाली 40 लाख की, जी और आपके क्रेडिट कार्ड से है 12 लाख की, तो फिर उसको नोटिस नहीं जाएगा। आपके जी क्रेडिट जी। कार्ड से है 10 लाख की और आप रिटर्न डाल लो 5 लाख की, तो नोटिस कन्फर्म आएगा आपको। बिल्कुल। तो ये एक बात है जो कि प्रदीप जी ने बिल्कुल सलीके से बताई है, और उसका भी आप बिल्कुल ध्यान रखिए। प्रदीप जी, आगे मैं चलूँ, आपको काफ़ी लंबा एक्सपीरियंस रहा है अपने इस पूरे करियर में, आपने कई सारी चीज़ें देखी होंगी। कई सारे लोग जो अपना आईटीआर भरते हैं उसमें कुछ आम गलतियाँ ऐसी कुछ होती होंगी जो कि अवॉइडेबल होती होंगी, लेकिन नहीं कर पाते होंगे, अल्टीमेटली उनको थोड़ा सा उसका भुगतान खामियाजा भुगतना पड़ता होगा। ऐसी कौन सी आम गलतियाँ हैं जो आप देखिए क्या है नोटिस ना, करते हैं? जी मैक्सिमम सीए तो सारा डाटा फीस करनी जी जी क्लाइंट से, जी क्लाइंट ही बिल्कुल। इंटरेस्ट नहीं लेता। जी वो पहली बार जब उसको नोटिस आ जाता है उसके बाद वो उसकी सीए की, आप ये मान के चलो, वैल्यू समझता है। जी जी जी। बैंक स्टेटमेंट प्रोवाइड नहीं करते, तो बैंक स्टेटमेंट प्रोवाइड नहीं करते तो उसमें क्या होता है ना, कुछ इनकम हमारी छूट जाती है। जो हाई वैल्यूम ट्रांजैक्शन है अगर वो छोड़ दी तो इनकम टैक्स के पास तो डाटा वैसे ही है, और एआई बिल्कुल। वैसे ही है। वो ये मान लो आदमी तो छोड़ देगा, आप वुमेन करेगा तो कितनी उसमें स्क्रूटनी कर लेगा, बिल्कुल बिल्कुल। पर एआई तो छोड़ेगा नहीं, वो तो सीधा डाटा फीड करके दे देगा कि इसको ये बिल्कुल हाई सही वैल्यूम बात है। ट्रांजैक्शन है। और एक आजकल एआईएसटीआईस चल रहा है, और एक डिडक्शन लोग फेक ले रहे हैं। अगर राइट आपकी डिडक्शन राइट। एक्चुअल है बिल्कुल तो ही ले, अगर फेक लें तो डिपार्टमेंट को सब पता है, वो बिल्कुल नोटिस बिल्कुल। आएगा। और अभी लास्ट जो अभी आपने देखा होगा, डोनेशन वालों को नोटिस जी भेजा है, जी जो जी सैलरी के बिल्कुल। फेक डोनेशन ले लेते हैं, हम्म। तो उनको नोटिस भेजा हुआ है। तो ये सब चीज़ें आप बिल्कुल करेक्ट अवॉइड करें वो डिटेल ज़्यादा दें, अच्छा और होगा। कोई भी फेक चीज़ है ना, आप टैक्स प्लानिंग करें, टैक्स चोरी ना करें। बिल्कुल। ये है। अगला सवाल ये है मेरा सर कि अगर टैक्स प्लानिंग और टैक्स चोरी में अगर कुछ अंतर हो तो उसको आप कैसे समझना, क्यों फ़र्क क्या है उसमें, और उसको समझना क्यों ज़रूरी है? देखिए, जी आप टैक्स प्लानिंग क्या होती है कि गवर्नमेंट ने सेक्शन दिए हुए हैं, सारे जी रूल दिए हुए हैं, आप उसके हिसाब से टैक्स को बचाइए। जी ठीक है, आप इन्वेस्टमेंट के सारे रूल दिए हुए हैं, आप इन्वेस्टमेंट कीजिए उसके हिसाब से। जैसे एचआरए के रूल हैं, जी आप हाउस रेंट देते हैं, आप इन्वेस्टमेंट कीजिए, गवर्नमेंट भी इंकरेज करती है। तो अगर आप टैक्स के दायरे में, जो प्रोविजन के दायरे में अगर टैक्स जी आप जी। बचा रहे हैं तो टैक्स प्लानिंग है। आप कुछ फ्रॉड करके, कुछ फेक डिडक्शन करके कुछ भी कर रहे हैं तो टैक्स हो रही है, तो वो टैक्स इवेशन में आता है।
टैक्स इवेजन से बचना है तो सारी चीज़ें पारदर्शिता, एक तरह से उसमें ट्रांसपेरेंसी रखना देखिए बहुत अब ज़रूरी वो है पहले आपको। तो जी वो था मैनुअल होता था, जी तो इनकम टैक्स है ना स्क्रूटनी कम सिलेक्ट करता था, जी मैनुअल जी सिलेक्शन था। जी तो हाई वॉल्यूम जिसकी होती थी वही सिलेक्शन होता था। अब तो जी एआई बिल्कुल। करता है। तो हम्म एआई करता है तो वो तो एक एक चीज़ बारीकी से देखता है। और कुछ भी अब ये नहीं आप सोच सकते कि कुछ छूटा हो। ठीक है, वो इतनी डिटेल बता देता है कि आपके बैंक में इतना क्रेडिट आया है। आप लेट सपोज आपके बैंक में क्रेडिट आया 40 लाख। ठीक है, और 40 लाख आया, आपको रेगुलर पेमेंट आ रही है। जी तो वो बिल्कुल। ये समझ जाता है कि इनके ना जॉब तो ये करते नहीं है, बिजनेस करते हैं। और फिर आप रिसिप्ट नहीं दिखाओगे बिजनेस की तो नोटिस आएगा। बिल्कुल सही बात आप है। जॉब करते हैं, किसी से इधर से पेमेंट ले रहे हैं, या कुछ मान लो कि आप रिटर्न नहीं डाल रहे और 40 लाख की जी। आपकी ट्रांजैक्शन हो गई। तो 40 लाख की ट्रांजैक्शन होगी तो चालीस बिल्कुल लाख की ट्रांजैक्शन इंडिया में किसी मैक्सिमम बहुत कम लोगों की होती है। बिल्कुल आप बिल्कुल मान के बिल्कुल। चलो ना, टैक्स पेयर ही कितने हैं। सही बात है, मुश्किल से ठीक ढाई है, तीन करोड़ हाँ, के तो फिर आसपास ही ओवर वो होगा। हाँ एआई जी उसको एनालिसिस कर बिल्कुल। लेता है, वो फीज करके डाटा आपको दे देता है कि इनको नोटिस भेजना है, इसने रिटर्न नहीं डाली है, इसने लेस रिटर्न डाली जी है। जी जी हाई वॉल्यूम कोई सस्पिशियस ट्रांजैक्शन थी या हाई वॉल्यूम ट्रांजैक्शन थी, वो इसने छोड़ दी, रिटर्न में नहीं ली, बिल्कुल उस पर बिल्कुल टैक्स बिल्कुल। नहीं आया हमें। ये है। ये बात बिल्कुल सही बोली है आपने। और इन केस अगर टैक्स रिटर्न आ जाता है और उसने कोई गलती नहीं की है, लेकिन फिर भी टैक्स हम्म, रिटर्न अगर मतलब इनकम टैक्स रिटर्न का अगर नोटिस आ जाता है, हम्म। तो ऐसी सिचुएशन में क्या करना चाहिए उसको? देखिए, अगर टैक्स जी इनकम टैक्स का नोटिस आ गया तो आपको घबराने की रिक्वायरमेंट नहीं है। जी आपसे टैक्स है, टैक्स चोरी किया है तो टैक्स के पैसे ही ले लेंगे विद बिल्कुल इंटरेस्ट पेनल्टी, जेल बिल्कुल तो डालेंगे नहीं। बिल्कुल वो तो बिल्कुल जेल जाने का तो कंडीशन अलग होती है। बिल्कुल आप बिल्कुल। टैक्स ही नहीं पे कर पा रहे, वो अलग होता है। जी ठीक है, वैसे कोई घबराने की रिक्वायरमेंट इसमें होती नहीं। आप सबसे पहले क्या, आप ये देखिए जी कि नोटिस किस सेक्शन में आया है जी और हमसे क्या डिटेल मांगी गई है। तो उससे पता चलेगा कि हमने ये आईटीआर में शो किया था या नहीं किया था। जी ठीक है, अगर मान लो कि शो किया था तो आपको घबराने की क्या ज़रूरत है। तो आप किसी अच्छे टैक्स कंसल्टेंट को जाइए उनके पास और जी उनसे उस नोटिस का रिप्लाई बनाइए। मैं इसमें एक बात और कहना चाहता हूँ जी कि मैक्सिमम जो सीए होते हैं, कोई टैक्स नोटिस रिप्लाई का, जैसे आप डॉक्टर में होते हैं तो कोई पेट का डॉक्टर है, कोई हार्ट का बिल्कुल डॉक्टर है, बिल्कुल तो किसी बिल्कुल। एक्सपर्ट के पास जाइए। एक्सपर्ट सीए के पास जो उसमें फील्ड में डील करता हो। ये नहीं कि आप किसी के पास भी जाएं वो उसमें फील्ड में डील नहीं करता तो आपको फिर वो पेनल्टी आपको पे करनी पड़ेगी। प्रोफेशन थोड़ी ना पे करेगा वो। पेनल्टी से बचने के लिए आप बेहतर ये है कि आप फाइनेंशियल कंसल्टेंट से एक बार डिस्कस करें और हाँ, उसके बाद अपने जो भी आईटीआर इन केस अगर नोटिस आया हुआ है तो उसको आप घबराने की ज़रूरत नहीं है, उसमें आप थोड़ा सा रेकी करें, फाइनेंशियल एडवाइज़र की सलाह लें, उसके बाद उसका समाधान आपका निकल जाएगा। सर मेरे कुछ दोस्त हैं जैसे कि यूट्यूबर्स हैं, फ्रीलांसर्स हैं, तो उनकी भी एक साइड इनकम टाइप की होती है, तो उसको भी इनकम टैक्स रिटर्न में दिखाना चाहिए, और अगर दिखाना चाहिए तो फिर कैसे, वो कौन सा फॉर्म चुन सकते जैसे हैं वो या फिर साथ मतलब में जॉब के साथ आप कर साइड रहे हैं इनकम जैसे तो एक तरह वो से होती है? जी। आपको बिजनेस इनकम मानी जाएगी, वो दिखाना अच्छा, चाहिए। तो पूरी यूट्यूब पूरी से जी आपको इनकम आ रही है, वो जी बैंक जी में आ रही है आपके। जी ठीक है, आप सैलरी के साथ कर रहे हो तो एक उसकी आप कंपोजिशन स्कीम में बना के 144 एडी में आप उसको डाल सकते हैं। वो जी इनकम कंसिडर करके कोई इनकम छोड़नी जी नहीं है। जी अगर आप बैंक में आपको आ गई तो आपके कहीं छुपी नहीं है, इनकम टैक्स को सब पता है। ठीक है, ओके। आपकी 5 लाख सैलरी है, 10 लाख सैलरी है और आपके अकाउंट में यूट्यूब से आ रही है 50 लाख, तो जी इनकम जी टैक्स से जी कैसे छुप जाएगी वो। सही बात है बिल्कुल। ठीक है। बैंक में आ रही है, ट्रांजैक्शन अगर हो रहा है तो फिर हम्म। वो इनकम टैक्स के दायरे में आएगा और आपको उसको दिखाना बेहद हाँ, ज़रूरी है। इनकम टैक्स फाइलिंग करने के लिए क्या खुद कर सकता है इंसान, या फिर ज़रूरी है कि वो सीए की ही हेल्प ले? खुद फाइल करने में अगर कोई प्रॉब्लम है तो क्या वो खुद देखिए नहीं कर मैं सकता आप उसको? इसको जी बताता हूँ। आप है ना, मैक्सिमम लोग ट्राई करते हैं खुद जी फाइल जी। करने की। हाँ। ठीक है, वो आपको ना कॉस्ट सोचते हैं कि 1000 2000 3000 जो भी लेते हैं वो हमारे बच जाएंगे। पर लॉन्ग रन में आपने 10 साल फाइल की, जी आपने कितने पैसे बचा लिए, 20,000। एक बार नोटिस आ गया आपका बिल्कुल बिल्कुल। 2 ढाई लाख की फीस लेगा चाहिए नोटिस रिप्लाई की। तो इसलिए आप किसी प्रोफेशनल से कराइए, गलती हो जाएगी। ठीक है, इतने सेक्शन है, एक्सपर्ट सीए से कराओगे। जी ठीक है, तभी आपकी आईटीआर ठीक फाइल होगी। आप पता चला खुद फिल कर दोगे तो वो गलत होने के चांस गलत बहुत होने है। के चांस ऐसे ज़्यादा केस होंगे बहुत उसमें। आते हैं मेरे पास कि हमने अच्छा। खुद फाइल कर दी और ठीक है सैलरी ले ली और मोटी ट्रांजैक्शन कैश डिपॉजिट था वो कहीं दिखाया ही नहीं। ठीक है, गिफ्ट अच्छा। इनकम ले ली किसी से, जी जी रिलेटिव जी। से, वो दिखाया नहीं। बैंक में ट्रांजैक्शन ज़्यादा होगी, आपने रिटर्न डाली 5 लाख की, उनको नोटिस आया, फिर जवाब देना मुश्किल हो जाता है। गिफ्ट इनकम से ही मुझे ध्यान आया कि अगर हम लोग गिफ्ट किसी से ले रहे हैं हम्म। तो उसको किस हिसाब से हम लोग इनकम टैक्स में एडजस्ट करेंगे या फिर दिखाएंगे? रिलेटिव से अगर गिफ्ट हाँ। लेते तो एग्जाम्प्ट है वो और सारा अगर कुछ। बाहर से अगर कोई दोस्त अगर दे रहा हो या कोई और बंदा दे रहा पचास हो? हजार तक होता है, उसके बाद जी जी। टैक्सेबल होता है। अच्छा, 50,000 रुपये की जो वो होती है, जो गिफ्ट मिलता है आपको, वो आपका एग्जेम्प्टेड रहता है, और हाँ। उसके बाद जो अगर मिल रहा हो तो वो टैक्सेबल अमाउंट रहेगा आप आपका जैसे उसमें? ब्लड रिलेशन में होते हैं इनकम टैक्स जी में जी ना, ब्लड रिलेटिव होते हैं तो जी। उनकी डेफिनेशन दी हुई है। तो अगर उनसे लेते हैं तो हमें कोई गिफ्ट पे किसी पे भी टैक्स नहीं देना। अच्छा ओके।
जैसे कि अगर मान लीजिए कि अगर मैंने किसी के बदले अगर मोबाइल लिया है और हालांकि उसी को चाहिए था मोबाइल, मैंने लिया, बाद में उसने मुझे पैसे वापस कर दिए, मोबाइल रख लिया, ट्रांजैक्शन तो मेरे ज़रिए हो गया है, तो उस केस में भी कुछ दिक्कत आ सकती है आगे चल के आइडिया के देखिए लिहाज आप से? ये देखिए इसमें आपकी वो रिसिप्ट हुई है, कोई इनकम हुई है, हमें बिल्कुल। इनकम पे ही टैक्स देना है। जी जी। अगर इनकम हुई है तो वो आपको शो करनी है। वैसे जैसे आप जॉब कर रहे हैं, जी, जॉब जी। के साथ आपने कुछ मान लो कि कुछ यूपीआई आ गया आपको, कुछ फ्रेंड सर्कल से आ गया, तो फ्रेंड सर्कल से आ गया तो वो तो इनकम नहीं है, आपने लिया फिर वापसी कर दिया, तुरंत तुरंत, हाँ, उससे ठीक भी है, वैसे मुझे मिल गया है। वो तो क्लोज हो जाती है जी जी जी। ट्रांजेक्शन। मान लो कि कुछ हुआ आपने, जैसे आप वाउचर का ही ले लो, कहीं वाउचर आपको मिल गया, गिफ्ट मिल गया, तो वो आईटीआर में दिखाना मैंडेटरी है। मान लो किसी ने 50,000, जी। वैसे तो आपको बताऊं इनकम टैक्स उस पर भी टैक्स लेता है कि आपको अगर पैसे, मान लो कि आप कहीं गए, आपको 10 लाख रुपए का बैग हाँ। पड़ा हुआ मिल गया, तो उस पर भी टैक्स देना है इनकम दिखा के। ओहो, ये थोड़ा सा आप इलेबोरेट करेंगे, क्योंकि ये थोड़ा सा मैंने कम सुना है इसके बारे में कि मतलब देखिए अगर बैग क्या पड़ा है हो ना, जैसे मिल अगर गया। जी कोई भी इनकम है, जी। ठीक है, कोई भी इनकम है आपकी, तो आपको शो करनी है, चाहे आपने कैसे भी कमाई हो। ओके। प्रदीप जी, कैश डिपॉजिट और कैश विड्रॉवल की अगर बात करें हम लोग, तो इसमें जो विभाग होता है इनकम टैक्स का, वो कितनी सीमा के बाद आपको एक तरह से नोटिस जारी कर सकता है? कैश डिपॉजिट पे ना सबसे ज़्यादा स्क्रूटनी का सिलेक्शन होता जी। है। तो आप ये मान के चलिए 2 लाख से वन टाइम गवर्नमेंट ने लिमिट डिसाइड की हुई है। अगर 2 लाख से वन ऊपर आपका वन टाइम होता है, जी जी। तो इनकम टैक्स को इंफॉर्मेशन बैंक भेजता है अच्छा आपका अच्छा अच्छा। क्वार्टरली, जी जी जी। एनुअली भेज देता है। जी। और अगर 10 लाख से ऊपर है जी। तो वो आपको मंथली रिटर्न में भेजना होता है, अगर कैश डिपॉजिट है। वैसे तो क्या, अगर पूरे साल में किसी की रिटर्न है, अगर वो बिजनेस करता है, तो बिजनेस में तो करंट अकाउंट में विड्रॉल कैश चलता रहता है, जी जी जी। ठीक है, तो वो उसके आईटीआर से वेरीफाई करते हैं, ठीक जी है। अगर मान लो सैलरी पर्सन है, सैलरी पर्सन उसकी 10 लाख रुपए सैलरी है, जी और वो 10 लाख रुपए डिपॉजिट करा रहा है, तो वो जी जी पेमेंट आई जी। कहाँ से? बिल्कुल सही बात। ठीक है, तो वो नोटिस आने के चांस हो जाते हैं। तो आप अगर कैश, मान लो कि किसी की रिटर्न अच्छी है, तो मान लो कि 20 लाख के आसपास रिटर्न है, और कैश विड्रॉल भी है उसमें, जैसे कुछ निकाल लिया पेमेंट किसी को करने जी के लिए, या जी और बाद में जमा करा दी, तो जी। 2 लाख से ऊपर की पेमेंट पे इनकम टैक्स व्यू करता है। और तो अगर वन टाइम आप देखोगे ना, जी। पूरे साल की भी लिमिट है, अगर पूरे साल 10 लाख से ऊपर अगर होता है, तो उसको भी रिव्यू करता है, कि उससे फिर जी जी चेक करता है ऐसे कि उसकी आईटीआर उससे मैच कर रही है कि नहीं, इतना जी डिपॉजिट जी से जी। पता चले उसकी रिटर्न कम है और कैश डिपॉजिट ज़्यादा है, तो बिल्कुल सही वो बात। स्क्रूटनी के लिए सिलेक्शन हो जाता है। बिल्कुल सही बात है। अगला सवाल प्रदीप जी ये है कि जैसे कि इन्वेस्टमेंट हो गया और सेविंग्स हो गया, तो इसको दिखाने में आम जो गलतियां होती हैं, वो लोग ऐसी कौन सी गलतियां होती हैं जो कर जाते हैं? जी वो क्या होता है, जैसे सैलरी पर्सन है, जी। वो अपनी कंपनी में पूरी डिटेल ही नहीं दे पाता, उनको नॉलेज ही नहीं होती, जी। ठीक है, एचआर ही नहीं दे पाता। ऐसी को बहुत सी रिटर्न आती है कि उन्होंने पता चला अपना रेंट ही नहीं सबमिट किया एम्प्लॉयर को, ठीक है, इन्वेस्टमेंट नहीं सबमिट कर पाया। सेफर साइड क्या होता है, अगर आपके फॉर्म 16 में ही आ गया, तो आपने एम्प्लॉयर ने वेरीफाई कर लिया, तो जी वो जी जी फिर क्या है ना, रिव्यू कम करता है इनकम टैक्स जी डिपार्टमेंट। और आपने पता चला कि आपने एचआरए क्लेम नहीं किया, जी। ठीक है, और बिल्कुल। फिर एचआरए अलग से डाल लो, तो वो फॉर्म 16 से डिफरेंस हो गया। जी। डिफरेंस हो गया तो वो रिव्यू करेगा उसको, बिल्कुल ठीक बिल्कुल है। बिल्कुल। और अगर ज़्यादा डिफरेंस उनको टैक्स चोरी का अगर उसमें लगता है, तो आजकल एआई निकाल के दे देगा कि इनका बिल्कुल सही फॉर्म बात। 16 में था नहीं, ये डिफरेंस इनका फॉर्म 16 से हो गया, तो डिफरेंस हो गया तो वो रडार पे आ जाएगा। तो रडार पे तो आएगा ही, अगर उसने डिफरेंस दिखाया और डिफरेंस ज़्यादा अगर हुआ, तो इनकम टैक्स के विभाग में एक तरह से उसके रडार में वो आएगा। हाँ। अगला सवाल प्रदीप जी ये है कि जैसे कि अगर किसी ने दो जगह से किसी की इनकम अगर सोर्स है, तो उसको वो इनकम टैक्स के रिटर्न में कैसे दिखा सकता है? देखिए, 2 जगह से अगर सोर्स है, आपका 3 से भी हो सकता है, 4 से भी हो सकता है। कई जी जी क्लाइंट जी तो ऐसे होते हैं, उनका पूरा कंप्लीट जो आपका इनकम टैक्स का सेक्शन जी होता जी है, जी। हाउस प्रॉपर्टी से भी है, आपका कैपिटल गेन भी है, आप कोई भी इनकम ना छोड़े। अगर आपकी 4 जगह से भी है, 5 से भी है इनकम, सारी इनकम दिखाए, जी कुछ जी। छोड़े ना आप, ठीक है। आपने माना कि कई लोग ऐसे गलती कर देते हैं, खुद से भर देते हैं रिटर्न ही, तो उसने क्या किया, सैलरी थी, सैलरी डाल दी, बाकी चीज़ें छोड़ दी, जी तो बिल्कुल नोटिस तो आएगा, बिल्कुल। ठीक है। आपका सेविंग बैंक अकाउंट से इंटरेस्ट आता ही आता है, ठीक है। बिल्कुल। एफडी का इंटरेस्ट है, किसी का अगर मान लो कि रेंट पे दे रखा है छोटा सा, जी ठीक है, बिल्कुल उससे बिल्कुल। 6-7 हज़ार रुपये मंथली आ रहा है, तो वो भी शो करना मैंडेटरी है। लास्ट में प्रदीप जी एक टिप वाला सेक्शन हम लोग का रहेगा, तो उसमें मैं चाहूँगा कि आप ऐसी 3 टिप्स दें जो अब इनकम टैक्स फाइलिंग की जा रही हो, तो उससे पहले अगर उसके पास मतलब नोटिस ना आए, तो ऐसी 3 टिप्स बिल्कुल ध्यान रखें जब वो आईटीआर फाइल कर रहा हो। एआईएसटीएस आपका मैंडेटरी है चेक करना, जी ठीक है। हाई वॉल्यूम ट्रांजैक्शन आपका मैंडेटरी जी है जी चेक जी। करना, ठीक है। फिर कोई भी ऐसी इनकम आप देखो कि है ना, हमारी इनकम, कोई भी ऐसी इनकम जो हमने अर्न किया है और वो हमने आईटीआर में नहीं डाली, तो वो आपको रिमाइंड करना है। और लास्ट एक और बताना चाहूँगा, कोई भी डिडक्शन, कोई भी इन्वेस्टमेंट अगर आपकी है, तो जेन्युइन तरीके से फिल करें।
बिल्कुल। ठीक है। ठीक है। आप उसके बाद आपका अगर ऐसे आप करके चलोगे तो नोटिस नहीं आएगा। जी। ठीक है। एआई जो सॉफ्टवेयर है वो आपकी डिफरेंशियल पे पकड़ता है। मान लो कि आपकी इनकम ज़्यादा है और जी, आप जी। दिखा कम रहे हो। हुँ। ठीक है। तो वो मैच करता है। तो मैच करता है बिल्कुल। तो फिर आपकी हाई वॉल्यूम रिस्क में आ जाएगी आपकी, और जी, आपकी जी, जी। सिलेक्शन आपका स्क्रूटनी के लिए हो जाएगा। थैंक यू प्रदीप जी, ये टिप्स आप बिल्कुल ध्यान रखें, जितने भी हमारे दर्शक हैं वो इन टिप्स को ध्यान रखते हुए अपनी आईटीआर की फाइलिंग करें, ताकि आगे चल के आपको कोई दिक्कत ना हो। अगर ऐसा हुआ तो फिर सीए की आपको हेल्प लेनी ही पड़ेगी। वैसे भी प्रदीप जी ने बोला है कि अगर आप आईटीआर फाइल भी करें, हाई वॉल्यूम्स के ट्रांजेक्शन हो, तो आप आईटीआर फाइल करते वक्त सीए की हेल्प आप एक तरह से ज़रूर लें, वरना आगे चल के आपको परेशानी होगी। प्रदीप जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इतनी महत्वपूर्ण आपने राय दी है यहाँ पर कि मुझे लगता है कि अब ए टू जेड सारी जानकारी जो होंगी हमारे टैक्स फाइलर्स को, जो टैक्स पेयर्स होंगे, उनको कोई भी समस्या आने वाली नहीं है। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद इसके लिए। धन्यवाद अभिषेक। प्रदीप जी के साथ ये पॉडकास्ट हमारा यहाँ पर समाप्त होता है, लेकिन हम लोग अगले हफ्ते और भी आएंगे। प्रदीप जी ने बहुत महत्वपूर्ण जानकारियाँ दी हैं, उसको आप अपने जीवन में लागू करें। आईटीआर जब फाइल करें तो उसमें बारीकी से सारी जानकारियाँ भरें, कौन सा फॉर्म भरना है, कौन सा फॉर्म नहीं भरना है, उसको भी आप लेके सतर्क रहें, ताकि आगे चल के आपको कोई दिक्कत ना हो। इनकम टैक्स रिटर्न की अगर टैक्स विभाग का अगर नोटिस आता है तो आप सतर्क रहें, घबराएं नहीं, क्योंकि अगर आपने कोई गलती नहीं की है तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। उसमें भी आपको एक तरह से टैक्स फाइलिंग के लिए सीए की आप हेल्प लें, उसके बाद आप अपने उसका समाधान जो होगा वो भी सारा आपका निकल आएगा उसमें। तो इनकम टैक्स रिटर्न का सीज़न चल रहा है, सीए की हेल्प लें और आगे चलते रहें। अभी के लिए मुझे दीजिए इजाज़त, जल्द मिलेंगे अगले एक और पॉडकास्ट में। तब तक के लिए धन्यवाद।